सर, जैसा आपकी भावना है, मैं आपके आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने हम सबकी प्राण की रक्षा के लिए स्वयं अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी पवित्र स्मृति को नमन करना चाहता हूं। आज भी जो कोरोना वॉरियर्स देशवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए लगे हैं, उनको और विशेष रूप से उन सब की माताओं को भी मैं आज के इस अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि देश में कोई एक भी ऐसी माता का उदाहरण सामने नहीं आया जिसने अपने घर से कोरोना वॉरियर को अस्पताल जाने से रोका हो। मैं उन सबको धन्यवाद देते हैं सदन की तरफ से हम लोग। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 135 करोड़ लोगों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सभी धार्मिक संगठनों ने और देश के साधारण नागरिक ने, सबने मिलकर पिछले 9 महीने से इस संघर्ष को बहुत ईमानदारी से लड़ा है। और जब हमने ये कहा कि इस देश को प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए, तो उसका अभिप्राय केवल यही था कि प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व प्रदान किया, सबने मिलकर उनको सहयोग किया। मुझे पिछले 9 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा जब प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक व्यक्ति को इस काम में साथ ना लिया हो, छोटी से छोटी बात के लिए कंसेंसस ना बनाया हो, और सबने मिलकर ये काम किया। इसलिए सारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस काम को मिलजुल कर करने के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे बयान भी हुए जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी जो हमारे स्मृति पटल से बातें हम भूल गए हैं। फरवरी के महीने में भी और मार्च के महीने में भी मैंने इस सदन के अंदर डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया था, आपके सवालों के जवाब भी दिए थे। और सरकार ने जनवरी में क्या किया, फरवरी में क्या किया, उसको सब चीज़ों को फरवरी में और मार्च में आपके बीच में चर्चा किया था। केवल स्मरण कराने के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो 30 जनवरी को सबसे पहले दुनिया को चेतावनी दी थी कि कोई ऐसी बीमारी आई है जो एक इंटरनेशनल हेल्थ कंसर्न है, लेकिन हमने अपना काम 8 जनवरी को शुरू किया था। 17 जनवरी तक हमने सारे देश को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी दे दी थी। पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस शुरू कर दिया था, कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। और जब 30 तारीख को पहला केस भारत में आया था, तो मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं अपने सर्वेलेंस के साथ जुड़े हुए लोगों का, डॉक्टरों का, हमारे दिल्ली में स्थित भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का, देश के इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम का, जिसने कि उस पहले केस के अंदर 162 कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की थी। और आज तक भारत के अंदर 40 लाख लोगों का कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर उन्हें रखा गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई। एयरपोर्ट्स के ऊपर 15 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जब नेपाल में पहला केस आया तो उस बॉर्डर के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू हुई, 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। आसपास के 5000 गांवों के अंदर वहाँ पर सब जगह पर ग्राम सभाएं हुई। ये सारा कुछ आप लोग शायद भूल गए क्योंकि इस विषय को बहुत समय हो गया। जब कोरोना भारत में आया तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग तो दूर, डॉक्टरों को और दूसरे लोगों को भी कोरोना के बारे में इतना विस्तार से ज्ञान नहीं था। 2 से 3 मिलियन लोगों के बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के, डिफेंस से लेकर और जितने भी लोगों ने इसमें काम किया, एयरपोर्ट के ऑफिशियल से, इन सबको भारत सरकार ने उसी दौरान ट्रेन किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। फिर यहाँ पर लॉकडाउन के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई है।
तो सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं कि 16 मार्च और 23 मार्च के बीच में देश में आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच में सरकारें या तो पार्शियल लॉकडाउन कर चुकी थी या पूरा टोटल लॉकडाउन कर चुकी थी। ये तो प्रधानमंत्री जी का विजडम है, उसको नमन करना चाहिए कि उन्होंने जब जनता कर्फ्यू किया तो वो शायद इतना बड़ा इनोवेटिव आइडिया था सारे देश को प्रिपेयर भी करने के लिए, सारे देश को देखने के लिए भी कि क्या देश इस बात के लिए तैयार है कि हम अगर पूरा लॉकडाउन करें तो किस प्रकार की स्थिति आ सकती है। और लॉकडाउन के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके लाभ और हानि के बारे में मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि 5 प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने किस प्रकार से कितने केसेस और कितनी मौतें जो है उसके कारण प्रिवेंट हुई, उसके बारे में अलग अलग अध्ययन में उसके बारे में बात की गई है। उस समय भयानक था अगर हम उसको स्मरण करने की कोशिश करें। उन विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार 2500 से ज़्यादा लोगों को वुहान से और इटली से और ईरान से और मलेशिया से और दूसरे स्थानों से यहाँ पर लेके आई। लैब की टेस्टिंग की फैसिलिटी ईरान में नहीं थी, हमारे लोगों को लाने के लिए तो यहाँ से लैब तक हम लोगों ने ईरान के अंदर शिफ्ट की। और बाद की परिस्थिति में तो आपने देखा कि 12 लाख से ज़्यादा जो भारतीय सारे दुनिया में स्टैंडर्ड थे उनको वंदे भारत के माध्यम से भारत के अंदर लेकर आया गया। जब देश के अंदर अभी कई लोगों ने स्टिग्मा की बात की, हमारे डॉक्टर श्रीकांत ने अंत में बात किया, जब हमारे डॉक्टरों को दूसरे लोगों के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया था, लोगों को लगता था कि ये बीमारी लेकर आ रहे हैं, उनको कॉलोनियों में नहीं घुसने दिया जा रहा था, उनको फ्लैट्स में नहीं घुसने दिया जा रहा था और वो अपने ही घरों के अंदर जो है दूसरे स्थानों पर जाकर जो है तकलीफ पा रहे थे। उस समय सरकार का विजडम था कि वो, जिसके ऊपर कल चर्चा भी होगी, एपिडेमिक डिजीज़ का अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसके आधार पर यह तय किया कि अगर उनके साथ कोई भी बदतमीज़ी करेगा, बदसलूकी करेगा, उनके साथ मारपीट करेगा, उनको चेज़ किया गया, उनके साथ बहुत तरह के अन्याय हुए, तो उसके खिलाफ किस तरीके से उनके कॉग्निजेबल और जो है नॉन बेलेबल जो है कानून बनाया गया। और वो भी सरकार का विजडम था कि आज सारे देश में कहीं पर भी कोई हेल्थ का वर्कर, आशा वर्कर तक भी अगर उसको कोरोना के अंदर काम करते हुए किसी प्रकार से उसके प्राण जाते हैं तो भारत सरकार उसके लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस की भारत सरकार ने व्यवस्था की है 22 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए। ये समय समय पर जो चीज़ें जैसे जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ हमारे मजदूर भाइयों के बारे में बात की है। मजदूर भाइयों को जो तकलीफ़ हुई है उसके बारे में तो हर एक के मन में जो है एक संवेदनशीलता का भाव है, उसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। लेकिन गृह मंत्रालय ने उन विषम परिस्थितियों में कैसे सारी एसेंशियल चीज़ें, सर्विसेज को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के किस प्रकार के व्यापक अरेंजमेंट्स किए। और जब विषम परिस्थिति हो गई थी, लोग डेस्परेट हो गए थे, तो मत भूलिए कि सरकार के प्रयासों से ही 64 लाख जो है ये मजदूर भाई और बहन, ये श्रमिक एक्सप्रेस और दूसरी जो ट्रेन्स और जो बसें थी उनके माध्यम से ये अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे। अभी यहाँ पर वेंटिलेटर्स इत्यादि के बारे में बात किया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पीएम केयर्स फंड ने हमारे मंत्रालय को 893.93 करोड़ रुपया जो है 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए दिया। एनडीआरएफ ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से सारे देश की सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि वो अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने नेशनल हेल्थ मिशन में सारे फंड्स को किस प्रकार से वो रीअप्रोप्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा तुरंत ही 4,200 करोड़ रुपए जो है सारे देश की सरकारों को बांटा। और आज जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री के
गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। शायद समय की मर्यादा में उसको कितने करोड़ों लोगों को उससे लाभ हुआ उसकी चर्चा शायद करना संभव ना हो, लेकिन भविष्य में भी बड़े पैमाने पर कोई भी आगे पेंडेमिक आए तो उसको कैसे सरकार हैंडल कर सकती है, और उसके लिए स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की योजना के तहत, जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी बताया, 65,000 करोड़ रुपए का जो है पैकेज, उसके ऊपर जो है ऑलरेडी काम शुरू हो गया। उसके अंदर विस्तार से सारे देश में ब्लॉक लेवल तक किस प्रकार से इन्फेक्शस डिजीजेस हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें और लेबॉर्ट्रीज, इनको और ज़्यादा विकसित करने की बात है। किन परिस्थितियों से हम शुरुआत किए थे पीपीईज के बारे में, चारों तरफ उसके बारे में चर्चा होती थी। शायद आप लोग भी फरवरी में उसकी बातचीत करते थे। 1.5 करोड़ पीपीईज, 3.5 करोड़ N95 मास्क, 30,000 वेंटिलेटर्स और इसी प्रकार से 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर। ये सारी चीज़ें देश की सभी सरकारों को हम पर्याप्त मात्रा में सप्लाई कर चुके हैं, और एक प्रकार से अधिकांश स्थानों पर सैचुरेशन पॉइंट आया जहां हमें सरकारें मना करती थी कि अभी हमारे पास इसको रखने के लिए जगह नहीं है, अभी आप थोड़े टाइम के बाद हमको दीजिएगा। आप जानते हैं कि ये जो लोगों ने कहा कि ये इस लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल कैसे किया गया। अगर ये लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल ठीक से ना किया गया होता, देश की सरकारों को ठीक प्रकार से सपोर्ट ना किया गया होता, उसकी ठीक से मॉनिटरिंग ना की गई होती, तो शायद देश के अंदर जो डेडिकेटेड कोविड की फैसिलिटीज़ बनाई गई 17,000, जिसमें 18 लाख से ज़्यादा बेड्स हैं सब प्रकार की। देश में 13,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए जिसमें 6 लाख से ज़्यादा बेड्स हैं। और जो हम बार बार हम लोग बात करते हैं कि एक लैब थी सिर्फ हमारी NIV पुणे जहां ये जांच हो सकती थी। आज जब मैं आपसे सितंबर में बात कर रहा हूं तो 1773 लैब्स हैं। ये 1773 लैब्स ऐसे ही नहीं बनी। उन विषम परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से 4 सेंट्रल 16 रीजनल डिपोज क्रिएट किए गए। देश में 3 किलोमीटर के चलने पर फैसले, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक लेबॉर्ट्री जो है लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके लिए कितने प्रकार के किट्स, कितने प्रकार के मटेरियल्स को जगह जगह पहुंचाना था, उन विषम परिस्थितियों में सरकार ने पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि आज 6.37 करोड़ देश में टेस्ट हो चुके हैं, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा। और कल भी हमने 12 लाख टेस्ट किए हैं। याद करिए वो दिन, हर टेलीविज़न चैनल पे बोलते थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन हमने जो है जो टारगेट्स तय किए उनको समय से बहुत पहले पूरा करके आज 12 लाख टेस्ट जो है। और वो समय भी याद करिए कि उस समय सारी किट्स को इंपोर्ट करते थे, कितनी महंगी होती थी, कोई चाइना से आती थी, कोई कहीं से आती थी। आज 10 लाख से ज़्यादा किट्स हम लोग ये रोज़ की बनाने की कैपेसिटी हमारी पैदा हुई है, और 860 किट्स को हम लोगों ने इवैल्यूएट किया है, 442 को रिकमेंड किया है, और इसमें 308 इंडिजिनस किट्स हैं। यानी इस स्तर पर जो है देश के अंदर काम हुआ है। अब मैं थोड़ा सा वैक्सीन्स के बारे में भी लोगों को क्यूरियोसिटी हो सकती है, वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यद्यपि दुनिया के अंदर 145 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं, और लगभग 35 ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। भारत के अंदर हमने 30 कैंडिडेट वैक्सीन्स को हम लोगों ने अपने यहाँ से पूरा हर तरह का सपोर्ट दिया है, जिसके बारे में एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि और ज़्यादा देना चाहिए। और उसमें से 3 कैंडिडेट्स हमारे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के एडवांस्ड ट्रायल्स के अंदर हैं, और लगभग 4 से ज़्यादा वो जो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके एडवांस स्टेजेस के अंदर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ आने वाले समय के लिए भी लोगों ने बताया, उसकी भी एडवांस में तैयारी। प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है,
जिसका चेयरमैनशिप मेंबर नीति आयोग कर रहे हैं, हेल्थ के जो मेंबर हैं, और भविष्य में जैसे जैसे वैक्सीन बनती है, आती है, उसकी उपलब्धता कैसे कराना, सबसे पहले कौन से लोगों की आवश्यकता है, सबसे पहले किनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसकी भी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ऑलरेडी जो है वर्कआउट कर ली गई है। इसी तरीके से खाली ऐसा नहीं कि हम केवल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में भेज रहे हैं, वायरस के ऊपर पूरा रिसर्च का काम भी सारे हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। और आज जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में भी आपको लिखा था कि 2000 से ज़्यादा वायरसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं, यानी वायरस की बहुत डिटेल्ड स्टडी एक प्रकार से हो रही है। 40,000 वायरस के सैंपल्स की हम लोग उनको 10 ICMR की, 5 बायोटेक्नोलॉजी की जो है रिपोजिटरीज हम लोगों ने बनाई हैं, उनके अंदर हम लोगों ने रख दिया। देश में अनेक प्रकार के, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया हो, चाहे वो हमारे यंग रिसर्चर्स हो, चाहे वो हमारे स्टार्टअप वाले हों, उनके लिए वो रिसर्च करने के लिए और आगे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ साइंस के अंदर भी जितनी भी बेसिक साइंटिफिक स्टडीज़ हो सकती हैं, वो बिहेवियर, ट्रांसमिशन या इफेक्ट्स ऑफ वायरस के बारे में हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में हो, या एकेडमिया, R&D लैब्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, NGOs, इन सब के साथ हमारा DBT, हमारा DST, हमारा CSIR, हमारा जो ICMR है, ये सब मिलके होलिस्टिक तरीके से सारे एकेडमिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई वेंटिलेटर्स के ऊपर काम हो रहा है, कोई डायग्नोस्टिक किट्स पर काम हो रहा है, वैक्सीन्स पर काम हो रहा है, थेरेपेटिक्स पर काम हो रहा है, जो डिसइंफेक्टेंट्स पर काम हो रहा है, PPEs पर, मास्क पर, मोबाइल टेस्टिंग बूथ्स पर, एंटीवायरल कोटिंग्स पर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगातार काम हो रहा है। और इसी के साथ साथ कंपोजिट मैपिंग ऑफ आवर एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। हमने 110 टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को इस दौरान इसी कोविड के काम के लिए सपोर्ट किया है, 20 इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया है, 150 प्रोजेक्ट्स इन ऑल एरियाज ऑफ वायरस बिहेवियर, और बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हैं उनके साथ भी मिलके, यानी विज्ञान के माध्यम से भी हमारे वैज्ञानिक लोग कोविड के खिलाफ जंग को हम कैसे सफल बना सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ थ्रू आउट, चाहे वो कंट्री लेवल हो, चाहे वो रीजनल लेवल हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल हो, हमारे सरकार का पूरा कोऑर्डिनेशन है वहाँ पर भी, और हमारे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स सबके साथ मिलकर हम अपनी रणनीति बनाते हैं। सब प्रकार की एडवाइजरीज, सब प्रकार की गाइडलाइंस पर्याप्त मात्रा में हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने सारे देश की सारी सरकारों को लगातार दी हैं। और इसी तरह से पिछले समय में G20 नेशंस को, ब्रिक्स नेशंस को, इनमें हमारी सरकार ने एक मेजर रोल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अपनी पॉलिसीज़ को शेप अप करने में वो प्रस्तुत किया है। और ख़ासकर जो सार्क नेशंस हैं आसपास के, इनको बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की सपोर्ट दी है। मैंने, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि संक्षेप में मैंने सब बात करनी है, मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें आपको स्मरण कराई हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बात करने के अंदर 3 घंटा लगा है, तो मैं भी 3 घंटे तक यहाँ बात कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने आपको स्टेटमेंट्स के माध्यम से फरवरी में, मार्च में और अभी स्टेटमेंट जो आपको दिया उसमें शेयर की हैं। अभी मेरा आप सबसे एक ही अपील है कि कोविड के खिलाफ जंग में सफलता पाने के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर कोविड का वायरस ज़्यादा तेज़ी से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, या आपने देखा कि हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, तो उसका कारण जो सोसाइटल एक प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यानी जो कोविड के लिए बिहेवियर होना चाहिए, और बिहेवियर कोविड वाला जो बिहेवियर है उसमें ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कही गई हैं। इसी प्रकार से मास्क को ढककर रखना है, अपने नाक मुंह के ऊपर उंगली नहीं लेकर जानी है, अपने हाथों को नहीं लेके जाना है, हाथों की हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, और जिसको बहुत खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी,
लेकिन शायद जब से अनलॉक हुआ है, देश ने समझ लिया है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, रिलैक्स हो गए हैं लोग, तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिस भी जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, अगर हम वहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी का नेतृत्व प्रदान करें, इसका आंदोलन विकसित करने के लिए हम बड़े पैमाने पर काम करें, ताकि समाज में जहाँ भी आपको दिखाई दे कि लोगों का बिहेवियर जो है वो कोविड के लिए जो आवश्यक है, और जैसे बार बार हम लोग कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक यही जो बिहेवियर है यही हमारी सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी ये अपील करना चाहूँगा, और स्पीकर महोदय भी मैं चाहूँगा कि इसके बाद ये अपील सबसे करें कि हम हमारे क्षेत्र के अंदर फील्ड में जाकर ये देखें कि कहाँ कोविड के अनुकूल बिहेवियर नहीं है, कहाँ कमी है। अगर इस कमी को हमने दूर कर दिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में कोई लंबी यात्रा नहीं है। कोविड का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। कोविड जो है हवा में जीवित नहीं रह सकता, वो जब किसी के शरीर में घुसता है तो जब 7-8-10 दिन के बाद वो डेड होता है, उसके पहले वो दूसरी जगह अगर चला जाएगा तो वो उसका सर्किट, उसकी साइकिल मेंटेन रहती है, लेकिन उसकी साइकिल को, उसके ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए यही प्रिकॉशंस हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इन प्रिकॉशंस के ऊपर गंभीरता से ध्यान देंगे। जो भावना मेरी बातों में, बहुत सारी मेरी भावना जो थी मन की, वो डॉक्टर निशिकांत दुबे ने व्यक्त की। मुझे जब तक राज्यसभा और लोकसभा की इस डिबेट में मैं नहीं आया था, पिछले 8 महीने में एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये सारा देश मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने आके डिबेट्स सुनी दोनों सेशंस में, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद कहीं कुछ कमी है। इसलिए वो मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मेरी भावना को भी बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। मैं हृदय से आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपके क्षेत्र में हम सब लोग मिलकर काम करें, ये इसकी कामना के साथ मैं आपका अध्यक्ष महोदय और सभी स्पीकर्स का, जिन्होंने आज इतनी इसमें कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।